नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। मित्रों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लूसेंट जी के। ठीक है, लूसेंट जी के 20 महत्वपूर्ण सवाल जो कि 20 से ज़्यादा ही होंगे। और इसी वीडियो में हम आप करंट अफेयर्स भी बताएंगे। ठीक है, 19 से 25 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स और 20 सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो अगर आप डेली इसी प्रकार से एनालिसिस करना चाहते हो, करंट अफेयर्स डेली और जनरल नॉलेज, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी कंपटीशन मतलब कंपटीशन तो है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जितने भी लोग, तो भैया बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस चैनल पर आपको इसी प्रकार से लूसेंट जीके भी मिलेगा और करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक है भैया, तो चलो हम समय नहीं गवाएंगे, बस ये कहेंगे कि भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपको इसी प्रकार से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स चाहिए तो। अदरवाइज बिल्कुल मत करना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, वरना बिल्कुल मत करना। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, लूसेंट जीके की। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 19 तारीख से लेकर के 25 अक्टूबर तक का। ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं। हम पहले सामान्य ज्ञान की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है, देखिए पहला, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ। जितने भी प्रश्न हैं भैया बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये बताइए सर्वप्रथम भारत का जिक्र जो है वह किस अभिलेख में हुआ था भैया। हाथी गुम्फा में हुआ था। ठीक है, और ये जितने भी है ना, ये प्रागैतिहासिक और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो भैया सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वह हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, याद रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मैं इस तरीके से रिपीट करूंगा कि आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ये नहीं कहूंगा कि ये 100% आएगा या ऐसा ही आएगा, लेकिन हाँ आप भूल नहीं सकोगे, ये भी नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा प्रश्न आपके समक्ष आता है तो आपके माइंड में ये जरूर आएगा कि ये प्रश्न तो कहीं ना कहीं देखा सा लग रहा है। तो भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा में हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया। अभिलेख जहां शब्द आ जाए, ठीक है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है भैया। इपिग्राफी कहलाता है। क्या? इपिग्राफी। ठीक है, याद रहेगा। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। और भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र किस अभिलेख में हुआ, तो हाथी गुम्फा में हुआ था। ठीक है, चलो भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है मित्रों कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था भैया। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था। आहत के सिक्के बोला जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत के सिक्के के नाम से बुलाया जाता के नाम से जाना जाता था या उसे कहा जाता था। ठीक है, जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उन्हें हम आहत सिक्के कहते थे। पहले पहले हम नहीं कहते थे, पहले के लोग कहते थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है कि ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर कब हुआ। ज्ञानी मानव का प्रवेश मतलब ये है कि पहले तो बंदर प्रजाति से थे, इसके बाद थोड़ी बुद्धिमत्ता आई थी। लेकिन अब बंदर प्रजाति से जैसे जैसे वो बढ़ते रहे मानव, तो सबसे जैसे कि ज्ञानी मानव कब हुए थे धरती पर। पहले बंदर थे तो उतना ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ज्ञानी मानव लगभग कब से होने लगे। लगभग 30,000 से या 40,000 वर्ष पहले। मतलब कि लगभग 40,000 वर्ष पहले से ज्ञानी मानव होने लगे, वरना सभी अज्ञानी थे। बंदर के जैसे जो है, पशुओं के जैसे अज्ञानी ही थे। 40,000 वर्ष पहले से जो है वो उनके अंदर थोड़ी समझ आई, बुद्धि आई। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि अगर मानव पूछा जाए, सवाल आ गया कि ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर कब हुआ, तो भैया 40,000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल ये है कि पूर्व पाषाण काल, देखो भैया पूर्व पाषाण युग, ठीक है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। कौन से युग की बात की जा रही है। पूर्व पूर्व पाषाण युग की बात की जा रही है भैया। ठीक है,
पूर्व पाषाण युग की बात किया जा रहा है यहाँ पर। उनके भैया जीवन जीने का अधिकार था, मुख्य आधार था शिकार। ठीक है, क्योंकि उतने वो लोग बुद्धिमान नहीं थे, ना ही हथियार था कोई, बस यही था लकड़ी पत्थर, यही सब था। तो और ना ही कुछ खाने की चीज जानते थे पूर्व पाषाण युग में। तो भैया सिर्फ और सिर्फ शिकार करते थे, ठीक है, जानवरों का, और वही खाते थे। पकाकर भी नहीं खाते थे, क्योंकि उन आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था। पूर्व पाषाण काल में तो आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था, पूर्व पाषाण युग में। ठीक है, तो उनका मुख्य आधार था, मानव का जीवन जीने का मुख्य आधार था शिकार। ठीक है, उन्हीं से उनका पेट भरता था। चलो अगला सवाल देखो, अब आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो भैया पूरा पाषाण काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। याद रहेगा, पहिए मतलब ये जो हम अपने आज बोलते हैं बाइक चलाते हैं, तो बाइक का जो चक्का होता है पहिया, तो उसमें बैलगाड़ी का पहिया, ऐसा गोल का कोई पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला सवाल यह है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो ये सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। याद रहेगा ये सवाल, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यह है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का प्रयोग किया भैया? मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तांबा धातु का प्रयोग या उपयोग किया। अगला सवाल है कि मनुष्य का सर्वप्रथम जानलेवा औजार क्या था? मनुष्य का सर्वप्रथम जानलेवा औजार क्या था? कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी पूरा पाषाण काल में नहीं था, ये नव पाषाण काल में बनाए गए थे। ठीक है, क्योंकि तब जो है धातु पाए नव पाषाण काल युग में, तांबा वाबा, तो वहीं से जो है वो कुल्हाड़ी बनाए थे। ठीक है, बेट लगा करके जानलेवा शिकार करने के लिए पहले कुल्हाड़ी का जो है इस्तेमाल किए। ठीक है, तो सबसे पहले वह जानलेवा औजार बना। मनुष्य का सर्वप्रथम जानलेवा औजार कुल्हाड़ी है। इसे हम अपने देहाती भाषा में, हमारे यहाँ टेंगारी बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अगला सवाल देखते हैं फिलहाल। अगला सवाल ये है कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि मतलब खेती। कृषि का आविष्कार यानी खेती का आविष्कार किस काल में हुआ? तो भैया नवपाषाण का। गलती से भी पूरा पाषाण काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया उतने बुद्धिमान थे ही नहीं। कृषि का आविष्कार भैया नवपाषाण काल में होगा, ये तो याद ही रहना चाहिए यार। ठीक है, पूरा पाषाण काल में कहाँ से हो सकता है? तब तो सिर्फ ज्ञानी मानव ही नहीं ज्ञानी थे, नवपाषाण काल में ज्ञानी हुए ना, थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो गए नवपाषाण काल में। बट पूरा पाषाण काल में तो उतने ज्ञानी नहीं थे भैया, तो कृषि का आविष्कार कहाँ से हो सकता है? केवल उनका जीवन जीने का अधिकार केवल शिकार था। ठीक है, शिकार मतलब जानवरों को मारकर खाते थे। अगला सवाल ये है भैया कि नवपाषाण काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? देखो ये है ना, नवपाषाण काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? सबसे पहले भैया गेहूं और जौ उगाई गई थी। ठीक है, नवपाषाण काल में सबसे पहले फसल उगाई गई गेहूं और जौ। याद रहेगा, सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई धरती पर? तो गेहूं और जौ। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? गेहूं और जौ। चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा कि, एक सेकेंड, भारत का सबसे प्राचीन नगर का नाम क्या है? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये सब। भारत का सबसे प्राचीन नगर का नाम क्या था? तो भैया मोहनजोदड़ो। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर का नाम था मोहनजोदड़ो, जो कि मृतकों का टीला, ये सिंधी भाषा में है। ठीक है, सिंधी भाषा में है, मृतकों का टीला बोला जाता था। सिंधी भाषा में उसे मृतकों का टीला बोला जाता था, और सबसे प्राचीन नगर जो है वही मोहनजोदड़ो था, उसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। सिंधु सभ्यता की तिथि कब से कब तक मानी गई है? सिंधु सभ्यता की तिथि कब से कब तक मानी गई है? तो भैया 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। सिंधु सभ्यता की तिथि जो है
वह मानी गई है 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। याद रहेगा सिंधु सभ्यता की तिथि कब से कब तक मानी गई है? 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? भैया सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहिनी ने। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये भैया, सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न है ये। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहिनी ने। ऑप्शन में सिर्फ साहिनी भी आ सकता है कि साहिनी ने की या और अदर 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 कोई भी होगा, तीन ऑप्शन। तो साहिनी ने की थी, बस इतना याद रखना कि सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहिनी ने की थी। ये राय बहादुर ना भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट दयाराम साहिनी आप जरूर याद रखना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भैया लोथल में था, ये कई बार एसएससी में आ चुका है। सुतकोदता दोनों ऑप्शन है, ठीक है, लोथल और सुतकोदता में। ठीक है, ऑप्शन में आपको एक ही दिया रहेगा, ठीक है, दोनों साथ में नहीं दिए रहेंगे, एक ही दिया रहेगा, या लोथल ही दिया रहेगा या सुतकोदता दिया रहेगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मार सकते हो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोदता में था। ठीक है, याद रहेगा, ये सब एसएससी में पूछे जाते हैं, अधिकांश जो है एसएससी में आते हैं। चलो अगला सवाल देख लो। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो भैया गेहूं और जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उगाए जाने वाले फसल हैं, और ये सिंधु सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल भी हैं। ठीक है, याद रहेगा, गेहूं और जौ पृथ्वी पर सबसे पहले उगाए जाने वाले फसल हैं, ये याद हो गया, और सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल भी हैं, क्या? गेहूं और जौ। चलो अगला सवाल देखो। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस देवी के रूप में पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस देवी के रूप में पूजा करते थे? उर्वरता की देवी, ठीक है, उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। इतना वैसे प्रश्न लग नहीं रहा, बट फिर भी कहीं से उठा के फेंक देता यार, याद तो करना ही पड़ेगा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज भैया किस सन में हुई? 1921 में हुआ था हड़प्पा सभ्यता की खोज, 1921 में हुआ था। याद रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। हड़प्पा रावी नदी से संबंधित है। हड़प्पा जो है रावी नदी से संबंधित है, याद कीजिएगा, हड़प्पा रावी नदी से संबंधित है, और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुई थी भैया? 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, बस एक वर्ष का अंतर रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किस सन में हुआ? 1922 में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस सन में हुआ? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो भैया राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखल दास बनर्जी, याद रहेगा, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की, और इसकी खोज जो है किस सन में हुई? तो 1922 में हुई, और 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल यह है कि लोथल की खोज किस वर्ष हुई थी? लोथल की खोज किस वर्ष हुई? भैया 1954 में हुआ था। ठीक है, आजादी के बहुत बाद, 4 साल बाद 1954 में जो है लोथल की खोज हुई, और इसकी खुदाई 1954 से लेके 1960 तक चली थी। ठीक है, 54 6 60, 6 साल लोथल की खुदाई चली थी। चलो अब हम करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। 19 से 25 अक्टूबर तक का हम करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, देखो क्या घटनाएं घटित हुई इसमें। आपको इस करंट अफेयर्स में आपको खेल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, घटना चक्र जितने भी होंगे सब इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अधिकांश मैंने शामिल करने की कोशिश की है। चलो अगला अब सवाल देखते हैं, करंट अफेयर्स।
भारत ने अपनी रक्षा विनिर्माण प्रणाली को अगले वर्ष तक कितने रुपए लक्ष्य तक ले जाने का तय किया है? भारत ने अपनी रक्षा विनिर्माण प्रणाली को अगले वर्ष यानी 2026 तक कितने रुपए लक्ष्य तक ले जाने का तय किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सरकार ने भारत की घरेलू रक्षा विनिर्माण प्रणाली को रुपए 3 लाख करोड़ तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। मतलब 3 लाख करोड़ तक और विस्तार रूप से उसका लक्ष्य रखा हुआ है कि इसे हम प्रगति पर या उन्नति पर और लेकर जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला करंट, 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस प्लेटफॉर्म की कंटेंट टेक डाउन शक्तियों को कम किए? 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस प्लेटफॉर्म की कंटेंट डेकडाउन शक्तियों को कम किए? तो भैया ट्विटर के संबंध में डेकडाउन अधिकारों को कम किया है। ठीक है, ट्विटर के जो ट्विटर कंटेंट है उसके डेकडाउन को कम किया है भारत ने। एक्स पूर्व ट्विटर के संबंध के डेकडाउन को अधिकारों को कम किया है। अगला देखो करंट अफेयर्स क्या है। 24 अक्टूबर 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रीलिम्स के लिए फैक्ट और प्रीलिम्स एफएफपी सूची में था? तो ये प्रीलिम्स के लिए कौन सा सूची में था? 23 फॉर 23, 23 फॉर 23। ठीक है, इंटेटिव 24 अक्टूबर 2025 के प्रीलिम्स फॉर नहीं फैक्ट्स फॉर फिल्म्स में सूची में था। यानी कि आपको इसमें याद रखना है कि फैक्ट और फिल्म्स किस सूची में था। इस करंट का क्या क्वेश्चन मेन फैक्ट क्या बनता है? यह बनता है कि फैक्ट फॉर फिल्म्स, ठीक है, फैक्ट फॉर फिल्म्स नहीं, ये क्या है, प्रीलिम्स है यार। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स जो है यह किस सूची में था 24 अक्टूबर 2025 में? भैया ये था 23 फॉर 23। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम। इनिटेटिव, अगला सवाल ये है कि भारत ने रूस से तेल आयात को किस स्तर तक बढ़ा लिया है जिससे अमेरिका द्वारा दबाव बना है? भारत ने रूस से तेल आयात को किस स्तर तक बढ़ा लिया है? यानी कि भारत ने रूस से तेल आयात को किस स्तर तक बढ़ा लिया है जिससे अमेरिका द्वारा दबाव बना है? तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा, भारत ने पहले 9 महीनों में 1.9 बिलियन बैरल प्रतिदिन तक रूस से तेल खरीदा था। यानी कि पहले भारत ने 9 महीने में मतलब 9 महीनों में 1.9 बिलियन बैरल प्रतिदिन तक रूस से तेल खरीदा था। इसलिए जो है अब अमेरिका द्वारा दबाव बना हुआ है। भारत ने रूस से तेल का आयात को किस स्तर तक बढ़ा लिया है, ज्यादा तक जो है ज्यादा ही ले रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। 22 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार, ठीक है, भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रवृत्ता और युवाओं के पलायन का विषय में चर्चा में था? तो ये तो उतना अच्छा सवाल लग नहीं रहा है। 22 अक्टूबर को रूरल एजुकेशन एंड यूथ मिग्रेशन विषय प्रमुख था। इतना ज्यादा नहीं आएगा ये हमें लग रहा है। भारत ने 24 अक्टूबर 2025 को किन महत्वपूर्ण खनिजों की रणनीति पर चर्चा की थी? ये भी उतना ज्यादा लग नहीं रहा है हमें। जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड इंडिया स्ट्रेटेजी के अंतर्गत लिथियम कोबाल्ट जैसे खनिजों पर चर्चा की, ये भी नहीं आएगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में स्कूलों को त्योहारी व मौसम संबंधी कारणों से बंद करने का आदेश था? निम्न में से किस दिन को स्कूलों और त्योहारी व मौसम संबंधी कारणों से बंद करने का आदेश था? 23 अक्टूबर को कई राज्यों में त्योहार यानी भाई दूज था। भारी वर्षा की चेतावनी के कारण स्कूल बंद थे। ठीक है, चलो अगला करंट अफेयर्स देखते हैं हम। 19 अक्टूबर 2025 को किस शहर की मेट्रो ने दिवाली के अवसर पर समय सारणी में बदलाव किया था? 19 अक्टूबर 2025 को किस शहर की मेट्रो ने दिवाली के अवसर पर समय सारणी में बदलाव किया था? चेन्नई मेट्रो ने। ठीक है, दिवाली
दिवाली यानी 20-21 अक्टूबर के लिए 19 अक्टूबर की ट्रेन समय में बदलाव गया, ये तो नहीं आएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। 23 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु के किस खंड में चौथी लाइन स्वीकृत की थी? ये आ सकता है भैया, ये एनटीपीसी में पूछा जा सकता है कि 23 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु के किस खंड में चौथी लाइन स्वीकृति दी थी? तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा, रेलवे ने तांबाराम से चेंगलपट्टू तक चौथी लाइन परियोजना स्वीकृत की थी। ठीक है, 23 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु के किस खंड में? तो भैया रेलवे ने तंबाराम से चेंगलपट्टू तक चौथी लाइन परियोजना स्वीकृत की थी। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी में आ सकता है, इसे आप लोग रेलवे वाले जरूर नोट डाउन करना। अगला सवाल देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स क्या है। 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में क्या ये लाइटिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट होना चाहिए यार, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद दर्जा मिला? 24 अक्टूबर को किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में लाइटिनेंट कर्नल का मानद दर्जा मिला? हमें लेफ्टिनेंट कर्नल लग रहा है, बट लाइटिनेंट भी हो सकता है। तो नीरज चोपड़ा को, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी का लाइटिनेंट ही होगा भैया, लाइटिनेंट कर्नल का मानद दर्जा मिला किसे? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, याद रहेगा, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को आप लोग जानते हो। अगला करंट अफेयर देखते हैं। 2025 में वर्ल्ड आर्टिस्ट जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक है वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। 2025 में वर्ल्ड आर, आर्टिस्ट, हाँ आर्टिस्ट ही है, आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? इंडोनेशिया के जाकार्ता में हो रहा है। ठीक है, इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 ये इंडोनेशिया के जाकार्ता में आयोजित हो रहा है। ये हमें लग रहा है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन करना। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे अब शॉर्ट फॉर्म में मैंने एम भी लिख दिया हुआ है, देख लीजिएगा। वर्ल्ड आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 का इंडोनेशिया के जाकार्ता में है। ठीक है भैया, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। एक सेकेंड। उसी प्रतियोगिता में टीम प्रतियोग शामिल क्यों नहीं है? उसी प्रतियोगिता में टीम प्रतियोग शामिल क्यों नहीं है? क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि यह ओलंपिक के अगले वर्ष आयोजित होने वाला वर्ल्ड चैंपियन है, जिसमें आमतौर पर टीम प्रतियोगिता नहीं खेली जाती, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी ने किस घटना संबंधी किस देश को चेतावनी दी और क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल है। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी ने इस घटना संबंधी किस देश को चेतावनी दी और क्यों? तो भैया इसका उत्तर है इंडोनेशिया को चेतावनी दी गई क्योंकि उसने इस चैंपियनशिप में इस्राएली एथलीटों को वीजा नहीं दिए। ठीक है, इस्राएली एथलीटों को वीजा नहीं दिया था इंडोनेशिया ने, इसलिए उसे चेतावनी दी गई। चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला करंट क्या है। 20 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित हुआ 10th सीजन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स की किस प्रमुख विषय पर था? खेल में मूल्य नीति और सत्य निषेध की दिशा में 2 दशकों के समापन तथा भविष्य के सुधारों पर था।
ठीक है, इतना ज्यादा अच्छा सवाल नहीं है करंट ये। चलो अगले करंट की तरफ चलते हैं। 22 अक्टूबर 2025 से चिली में शुरू हुआ यूसीआई यानी ट्रैक वर्ल्ड चैंपियनशिप। यूसीआई का फुल फॉर्म ये नहीं होता कि ट्रैक वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूसीआई से शॉर्ट में बोला जाता है, कोई और नाम होगा। यूसीआई यानी आप इतना याद रखो क्वेश्चन क्वेश्चन को कि ट्रैक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किस खेल से संबंधित है और क्या विशेष है। ट्रैक वर्ल्ड चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तो ये साइकिलिंग से है। विश्व चैंपियनशिप है ये। और विशेष बात यह है कि इसका यह पहला ऐसा आयोजन है जिसे दक्षिण अमेरिका के चिली में किया जा रहा है। ठीक है, साइकिलिंग का चैंपियनशिप यह दक्षिण अमेरिका के चिली में किया जा रहा है। इसे आप लोग याद कीजिएगा, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। ट्रैक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मतलब होता है साइकिलिंग। ठीक है, यह विश्व चैंपियनशिप चैंपियनशिप जो है साइकिलिंग है, ट्रैक साइकिलिंग। ठीक, दक्षिण अमेरिका के चिली में हो रहा है 2025 में। ठीक भैया, चलो अगला सवाल देखो। 19 अक्टूबर 2025 को शोधकर्ता ने एक नई दवा संयोजन की जानकारी दी जिसके परिणाम क्या थे। ये क्या है भैया? 19 अक्टूबर 2025 को शोधकर्ताओं ने एक नई दवा संयोजन की जानकारी दी जिसके परिणाम क्या थे। तो इसका उत्तर बताया गया कि उन्होंने बताया कि खास एक दवा संयोजन यानी हार्मोन्स थेरेपी पुरुषों में पुनरावृत्ति में मृत्यु जोखिम को लगभग 40% तक कम कर देती है। ठीक है, जो ड्रग ड्रग कॉम्बो की जानकारी दी गई है, ड्रग कॉम्बो की, यह भैया मनुष्य की मृत्यु की जोखिम को लगभग 40% कम कर देती है। ठीक है, चलो अगला करंट देखते हैं हम। उसी अवधि के दौरान वैज्ञानिकों ने पुरुषों के शुक्राणुओं में उम्र सहित किस प्रकार की उत्परिवर्तन प्रक्रिया पाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह पाया गया है कि पुरुषों की उम्र बढ़ने पर शुक्राणुओं में हानिकारक जीन उत्परिवर्तन केवल संयोग से नहीं बल्कि चयनित रूप से बढ़ते हैं। कोई विशेष लग नहीं रहा हमें। चलो अगले करंट की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिकों ने 24 अक्टूबर 2025 को क्या नया खोजा जिसने जैव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। भैया बहुत ही ब्रिलियंट प्रश्न है ये। वैज्ञानिकों ने 24 अक्टूबर 2025 को क्या नया खोजा जैव विज्ञान के क्षेत्र में। तो जैव विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने पाया मानव कोशिका विभाजन के दौरान जीनोम की 3D संरचनाएं पूरी तरह टूटती नहीं बल्कि बनी रहती हैं। यह पहले माना जाता था कि विभाजन बाद यह पूरी तरह टूट जाती है बल्कि टूटती नहीं है। अब ये 24 अक्टूबर 2025 को उन्होंने वैज्ञानिकों ने पाया जैव विज्ञान में, ठीक है, कि ये टूटती नहीं है। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल देखो। खेल विज्ञान अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में 22 अक्टूबर 2025 को लंदन में किस प्रकार की पारंपरिक जापानी प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, करंट अफेयर्स। अंतरराष्ट्रीय खेल विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय खेल घटनाओं के संदर्भ में 22 अक्टूबर 2025 को लंदन में किस प्रकार की पारंपरिक जापानी प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई। इसका उत्तर हो जाएगा ये लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में जापानी ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट हुआ। क्या हुआ? जापानी ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट हुआ था। जापानी ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट हुआ। यह कहाँ हुआ? लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था। ठीक है, जिसमें सुमो के दिग्गज खिलाड़ी और रोमांचक कार्यक्रम शामिल थे। चलो यहाँ इंडिया में ये नहीं पूछा जाएगा, जहां तक आशा है ये नहीं आने वाला है जो मैंने अभी करंट अफेयर बताया। अगला करंट देखते हैं हम क्या है। अगला करंट ये है कि उपरोक्त विज्ञान और खेल भाग दोनों मिलाकर देखें 19 से 24 अक्टूबर 2025 की अवधि में कौन सी एक घटना है जो खेल प्लस नीति अंतरराष्ट्रीय विवाद के क्षेत्र में आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इजरायली एथलीटों को इंडोनेशिया को बीजा। भैया मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। ठीक है, इजरायली एथलीटों को इंडोनेशिया ने वीजा नहीं दिया था इसलिए इनकार कर दिया और उसके बाद आईओसी की चेतावनी दी कि यह खेल अंतरराष्ट्रीय नीति मानवाधिकार के मिश्रण में है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल नॉलेज और डेली करंट अफेयर्स पाना चाहते हो ना तो भैया सब्सक्राइब कर लो। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे।
इस चैनल पर आपको डेली का करंट अफेयर्स मिलेगा और जनरल नॉलेज मजबूत हो जाएगा भैया। ये नहीं कह दूंगा कि मैं आपके माइंड में बैठाऊंगा, लेकिन ये है कि आप पेपर दोगे तो ऐसा जरूर लगेगा कि मैंने कहीं ये प्रश्न देखा ओखा हुआ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।